नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। इस पर बात करने के लिए दिल्ली नहीं, अभी फिलहाल लखनऊ से जुड़ रहे हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, और डॉक्टरेट भी उन्होंने किया, डॉक्टर भी हैं, और ये जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति के फाउंडर हैं, ट्रस्टी हैं, और इस्लाम का बहुत बड़े जानकार हैं। बहुत इन्होंने स्टडी अध्ययन किया है, तो इनको जो है बिल्कुल भी इंसाइक्लोपीडिया है इस मामले में। इस्लामिक जो कुछ भी है जानकारी बहुत अद्भुत है। इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। आखिरकार कैप्टन साहब, आखिरकार लोकसभा में करीब 12 घंटे और राज्यसभा में करीब 13 घंटे बहस के बाद ये बिल पास ही हो गया। बहुत ऐतिहासिक है देश के लिए, दुनिया के लिए, और इस्लाम के लिए, और हिंदुओं के लिए भी, पूरे देश के लिए बहुत ही अद्भुत है। सरकार दावा कर रही है कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इसके पास होने और कानून बनने के बाद में इसमें पारदर्शिता आएगी और इस सरकारी निगरानी में सब कामकाज होगा। बहुत ही शानदार लीगल तरीके से सब काम होगा। ये दुनिया भर के जो इधर गांव हड़प लिया, कब्जा किया या कुछ हुआ, दावे किए, इस तरह की परेशानियां नहीं होगी। इसके साथ ही मुसलमानों का जो एक वर्ग है पसमानदा, उनको भी बहुत लाभ होगा, और महिला जो मुस्लिम है उनको भी बहुत लाभ होगा। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो मैं कैप्टन साहब से जानना चाहूंगा कि ये सरकार के दावे में कितना दम है, कितनी पारदर्शिता आएगी, और सरकारी निगरानी में ये नए जो कानून बन जाएगा उसके बाद ये सब आ जाएगा। आपके श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए, ये इसको आने में देर होगी। ये अमेंडमेंट बिल पहले लाना चाहिए था। जब से ये वक्फ बोर्ड का संशोधन किया गया था, इसके अंदर इनको बहुत पावर दे दी गई थी। ये किसी की जमीन को कह देंगे कि ये हमारी वक्फ की जमीन है, ये हमारे बोर्ड की जमीन है, और वह चाहे आपकी पर्सनल हो, लेकिन आपको सफाइयां देनी पड़ेंगी, आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये इनको पावर दे रखी थी। बताओ, जाके सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़े जाकर के, तो भी इनकी पावर ज्यादा इफेक्टिव थी। वो एक ही बार में धराशायी हुई। इनकी जो मनमानी होती थी वक्फ बोर्ड की, जो वक्फ बोर्ड होता है वक्फ, पहली बात तो देखिए, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर, ये वक्फ बोर्ड या वक्फ नाम की चीज इस्लाम में नहीं। इस्लाम में है सदका। सदका माने होता है चैरिटी। चैरिटी होती है गरीब गुरबा के लिए, जरूरतमंद के लिए, वो कहते हैं बिल्कुल मुस्तहिक होते हैं, उनके लिए होती है चैरिटी। और चैरिटी वो करता है जो कमाता है, उसको सदका देना पड़ता है। ठीक है, सदका दीजिए तो वो चैरिटी है। इसका कुरान में जिक्र है। और जो मक्का मुकर्रमा बना है, हरम है, जहां पर तवाफ करने सारा मुसलमान जाता है, जहां मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है, मक्के के अंदर जो इमारत बनी थी, तो उसे बहुत मतलब काफी समय पहले, इस्लाम के आने से भी पहले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इन लोगों ने वहां पर इसको बनाना शुरू किया। और उनका मकसद था कि ये डेजर्ट के अंदर और ये रेगिस्तानी सूखी पहाड़ियों के बीच में कोई ऐसी जगह हो जहां बैठ करके इन नोमैड, इन जो ऊंट पालने वाले रेगिस्तान रहने वाले अरब हैं, उनका उस समय कोई धर्म भी नहीं होता था, वहां उनको सरमन दिया जाए, उनको अच्छी बातें बताई जाए, क्योंकि ये पैगंबर थे। तो इन्होंने पास पड़ोस के जाके लोगों से कहा कि भाई हम आपकी जमीन से पत्थर लेना चाहते हैं, जो मालिकान हक था, तो उनका हम क्यों दें? तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हम ऐसे से बनाएंगे, तो आप इसको सदका दे दीजिए, हमको दान दे दीजिए, हम उस दान से इमारत बनाएंगे। वो हुआ। इसका जिक्र एक बहुत मतलब जाने माने इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर होते थे, उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया। उनका नाम था अबू हुरैया। उनकी हदीस के अंदर दर्ज है 165 सफ़े के अंदर, और उसमें जिक्र कुरान के सूरह बकर का किया गया है, जिसमें सूरह बकर में जिक्र है, पूरे बाकायदा उसकी 127वीं आयत के अंदर है
कि सदका जारिया, यानी कि आप गरीबों के लिए सदका करिए, चैरिटी करिए और कोई कामकाज करिए या कोई चीज बनाइए, उससे भी उनकी चैरिटी निकालिए। तो उसको मद्देनजर रख करके भारत के अंदर वक्फ शुरू हुआ। मुझे नहीं मालूम है, अभी तो 90 कंट्री के अंदर मुसलमानों ने वक्फ बना लिया है, लेकिन जब भारत में शुरू हुआ तो उस मद्देनजर से शुरू किया गया कि साहब कि चैरिटी की, कि साहब हमारी जैसे जमीन है, हमारी जायदाद है और हमारे वारिस नहीं रहेंगे, तो हम इसके बाद इसका वक्फ ट्रस्ट बना देंगे, उससे जो आमदनी होगी वो गरीबों को जाएगी या उसकी मेंटेनेंस होगी इस इमारत की या उस जगह। यह है सिंपल सी बात। लेकिन इसको उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, ट्रस्ट की जमीनों को बेचना शुरू कर दिया 99 साल की। अब 99 साल की बेचेंगे, 99 साल के बाद कौन देखने का आएगा, देख देंगे 27 रुपए की दी गई। उस जमाने में क्या प्राइस होगा? आज की डेट में लखनऊ का हूं, लखनऊ के अंदर मैंने देखा वक्त की जमीनों को कुछ 150 रुपए महीने पे दी गई थी। आज से 50 साल से 150 रुपए महीना आज भी देते हैं, और करोड़ों रुपए की जायदाद जमीन है। इसी तरह चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, आप जाइए मटियापुर जगह है, वहां का भी शिया वक्फ बोर्ड है आपका। कलकत्ते के अंदर, लखनऊ में तो बहुत बड़ा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। मतलब जितने वक्फ बोर्ड है मैं सबकी बात कर रहा हूं, इन लोगों ने इसका गैर इस्तेमाल किया गया, गरीबों को इससे फायदा नहीं हुआ। कुरान के सूरे की जो बात है, इस्लाम जिसपे पूरा बेस रहता है, उसको कहीं पे मनमानी की गई, उसको नहीं रखा गया। वक्फ बोर्ड ने बड़े बड़े इस तरह कारनामे करे इस भारत के अंदर, अपना जो उनको स्पेशल पावर दी गई थी, उस स्पेशल पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, जो आम मुसलमान को उससे फायदा नहीं हुआ। करोड़ों रुपए रखी है। कैप्टन साहब, आपने जैसा बताया कि ये गरीबों की मदद के लिए इसका गठन किया गया, लेकिन गरीबों को फायदा ही नहीं हुआ। पसमानदा मुसलमान जो ज्यादातर गरीब हैं देश में, पिछड़े हैं, लेकिन उनका इनमें कुछ हिस्सेदारी खास नहीं दिखती। वो वही यही है कि वो पिछड़े से पिछड़े ही पिछड़े। पसमानदा के अलावा भी है बहुत गरीब जो झोपड़पट्टी के अंदर रहते हैं। लखनऊ के अंदर है पूरा स्लम है जहां पे शिया रहता है, और शियों के पास ट्रस्ट सबसे ज्यादा लखनऊ के अंदर है। उनको जाके बसाया नहीं गया, उनको सर छुपाने की जगह नहीं दी गई, और ना ही उनको कहीं पर उनका ऐसा किया जाए कि जिससे उनको फायदा पहुंचे इंटरेस्ट के पैसों से। वो बात अलग, वो बिल्डर को भेज दी, इनको भेज दी, उनको भेज दी, किसी ने अपनी दुकानें बना ली, किसी ने कुछ खड़ा कर लिया, ये गड़बड़ हुई है। पिछले चेयरमैन पे 400 दर्ज मामले हैं, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसको 400 मामले दर्ज हैं, इसकी सीबीआई जांच कर रही है। कहां तक पहुंची, क्या हो रही, वो मुझे नहीं मालूम है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब देखिए, ये जब इसका जिक्र आता है तो हराम हलाल भी है, आप सबका कर सकते हैं हलाल के पैसे से। भाई इस्लाम में हराम हलाल बहुत है, ये चीज हराम है, ये हलाल है। तो जब सदका करेंगे, हम जैसे सदका करना चाहे, हम चैरिटी करना चाहे, तो हम अपने कमाए पैसे से करेंगे ना, किसी के लूट के पैसे लगा के हम चैरिटी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने तो विजय मल्ल्या को दे दी शराब फैक्ट्री लगाने के लिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने दे दी, विजय मल्ल्या को दे दी बेंगलोर के अंदर शराब की फैक्ट्री के लिए। अरे शराब तो हराम, उससे तो आमदनी आई होगी आपकी ट्रस्ट में, तो हराम। बिल्कुल, इस्लाम में तो शराब हराम है जी, तो ये हराम है, वो सदका भी नहीं हो सकता, वो हराम, उस वक्त की कमाई हराम जहां शराब बने। भाई इस्लाम की रोशनी में कह रहा हूं इस बात को, मैं अपने मन से जोड़ के कुछ नहीं कह रहा हूं, इस्लाम की नजर में यही है, उसकी रोशनी में। तो कैप्टन साहब अभी इस तरह के बहुत बताइए कैप्टन साहब, अभी इस तरह के बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो दिए गए हैं। अब आप बताइए, हम किसी तो ये अब जो दावा किया जा रहा है कि इसमें पारदर्शिता आएगी और पसमानदा मुसलमान, पिछड़े जो है मुसलमान और दलित मुसलमानों में भी अलग तरह के वर्ग हैं, उनको फायदा होगा, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा बोर्ड में। तो ये क्या अब ये सच में बहुत काम का साबित होगा वक्फ बोर्ड? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आपको बताऊं, मैं महिला का भी जिक्र करना चाहूंगा। हमारी अजीजदारी के अंदर उनका ट्रस्ट है लखनऊ के अंदर, वो महिला है, उनके परिवार में कोई देखने वाला नहीं। उनका जो दामाद है वो रिश्ते से हमारा बेटा है, हम उसको बेटा मानते हैं, और वो दामाद है उस घर का। वो ट्रस्टी ने बुलाया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। असलियत में पिछले ट्रस्टी ने भी उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। बड़ी प्राइम लोकेशन है इंदिरा नगर के अंदर, बड़ी प्राइम लोकेशन है। कोई ना कोई बहाने चलते रहे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी कोई कब्जा किए ले रहा है, कभी कुछ किए ले रहा है। तो महिला होकर कुछ कर नहीं पाती थी, और जो भी ट्रस्ट बुलाया, ट्रस्ट के चेयरमैन बुलाया, तो मनमानी कर रहा। पिछला ट्रस्टी ऐसी करता, वो चेयरमैन ऐसी करता था, वरना आप छोड़ दीजिए, इनको दे दिए, वो देख लेंगे।
यानी कि घूम फिर करके उनके ट्रस्ट पे कब्जा, और वो लखनऊ की इंदिरा नगर की प्राइम लोकेशन के ऊपर है, जी। उसके सामने दुकानें हैं, उससे किराया बड़ा मामूली सा आता है। हाँ। तो मैंने कहा था बीच में उनसे बातचीत, तो मैंने कहा आप उसको डेवलप करिए उसको, और आप जो किराया बढ़ाइए तो उसकी चैरिटी करिए आप, और वो लोग चैरिटी करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो चेयरमैन बैठ जाते हैं या जो ट्रस्ट चलाने वाले बैठ जाते हैं, उसमें और जो बहुत से वक्त के जो हमारे क्या औकाफ बोलते हैं उसको, ट्रस्ट को औकाफ होते हैं, उसके मुतवल्ली होते हैं, यानी जो ट्रस्टी होते हैं, उसमें महिलाएं बहुत हैं, कोई सुनता नहीं उनकी। अब आपके क्या हो रहा है, जो अमेंडमेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज हो गई कि इसके अंदर वो लोग भी हैं जिनका कहीं नाम भी नहीं आता है। जी। इसमें इसमें दाऊदी मुसलमान भी होंगे, इसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, 2 हिंदू भी हैं, 2 महिलाएं भी हैं, पसमंदा समाज से भी होगा। कमेटी पूरी बनेगी ना इसके अंदर, बिल्कुल। तो पारदर्शिता रहेगी, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है मुसलमानों के हक में, सच पूछिए तो। और हाँ। हिंदुस्तान के, भारत के गरीब मुसलमानों के लिए फायदे में रहेगा सबसे ज्यादा। जी। तो ये विपक्ष तो अभी तक इसका विरोध कर रहा है। ये पास होने के बाद में आज भी देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में प्रोटेस्ट जारी है, बिहार में खास करके, मुंबई में भी थोड़ा बहुत, और दूसरे राज्यों में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है क्या राजनीतिक क्या रूप धारण कर सकता है, क्या हो सकता है इसका भविष्य? अभी बता रहा हूं जी। मुसलमानों में एक तो लीडर की कमी है। मुसलमानों में ज्यादातर जितने मामले आते हैं उसमें 80% मामले उनके जो है वो मौलाना देखते हैं, उनकी तंजीमें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें दखल देती है। कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो जाता है, कहीं कोई हो जाता है। तो मुसलमान तो बेचारा गुमराह है, वो समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी बात को सुनूं। हम उसको समझाना भी चाहते हैं तुमको फायदा होने वाला है, लेकिन मौलाना की बात मान रहा है। बड़े मौलाना से छोटे मौलाना के पास बात आती, छोटे मौलाना से मस्जिद के मौलवी मदरसे तक पहुंचती है। सॉरी। तो होता क्या है कि मुसलमान तो कंफ्यूज है, जहां कह दिया हाँ 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 करता रहता है। ये बहुत बड़ी मुसलमानों में कमी है, शायद एजुकेशन की भी कमी है, ये कैप्टन भी एक साहब, वजह है उनकी। एक सवाल यहाँ पे मेरा मन में उठ रहा है कि ये मौलाना जो है, मौलवी है, क्या इतना ज्ञान इनको काबिल है कि ये सही निर्णय जो है, सही रास्ता बता सके, जो जिनको कंफ्यूजन है या जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनको? 70 साल से, 75-70 साल से जी। इन्होंने इतिहास ही को बदल दिया। पिछली सरकारें आई, मुसलमानों से दरिया और पंचर जुड़वाते रही टायर का। ये सरकार आई तो उनका एक हाथ में कुरान होगा, मोदी साहब ने एक हाथ में कंप्यूटर होगा। इनकी सोच ये थी। अगर आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 सालों में, बल्कि 12 साल के लीजिए, तब से देख लीजिए, 14 से देख लीजिए, 14 पूरे हो रहे हैं, इसमें 11 साल मुसलमानों का कितना डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन कितनी बच्चों में आई उनके। वो लड़के लड़कियां किसी भी फिरके के हों, किसी भी वर्ग के हों मुसलमानों में, देखिए उनकी अकल भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, सब आ गया, समझने लगे हैं, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अब मौलानाओं की नहीं चलती। घर में जब तक बुजुर्ग है, ये पिछली जनरेशन है, वही सुनती है, लड़के नहीं सुनते। लड़के वो सुनते हैं जिन्होंने कंप्यूटर नहीं देखा, उन वो जो है जो सिर्फ मस्जिदों में मौलाना की सुनते हैं, मदरसे पढ़ के निकले। जी। मदरसे की पढ़ाई के उनको शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, वहां पर इंडियन एजुकेशन को देनी पड़ेगी। भारत की जो हमारी पद्धति शिक्षा प्रणाली है उसको लगा लागू करना होगा, हम्म। तब ये बदलाव आ सकता है। अच्छा कैप्टन साहब, अभी ये देखिए, जो है, एक ऑब्जेक्शन ये है मुसलमानों का या मौलवियों का, कि इसमें हमारा जब बोर्ड है मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का, वक्फ का, तो उसमें हिंदुओं को क्यों रखा जा रहा है? तो ये क्या ऑब्जेक्शन सही है या क्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी कहते हैं चोर चोर की दाढ़ी भी तिनका, काहे का डर है? अगर आप ईमानदार रखिए ना, बल्कि आप बुला के रखिए। ये बात बता दूं आपसे, कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मुस्लिम मेंबर है, जी। ये तो बेकार की बात है। हम्म। तो हिंदू होंगे तो ठीक है, कम से कम पारदर्शिता तो रहेगी। बिल्कुल। कुछ गलत होगा तो उंगली तो उठाई जा सकती है, बिल्कुल बताएंगे। ठीक हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ठीक अब हो रहा है। अच्छा, कैप्टन साहब, ये जो है केरल में एक गांव है, मुनम्बम कुछ नाम इस तरह का है, एर्नाकुलम जिले में है। तो वहां पर जो है 600 परिवारों की जमीन पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक के रखा है। कुछ 400 एकड़ जमीन है। इसी तरह कर्नाटक में भी है, एक विजयपुरा जिले में एक जगह है जहां पर 1200 एकड़ जमीन में वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा, मतलब दावा करके जी रखा है।
तो ये जो निर्णय हुआ है सरकार का, जो अभी ये पास हुआ संशोधन बिल, तो इससे उन सब जो इस तरह के जो विवाद हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? कुछ बिल्कुल राहत पड़ेगा, उस पर जांचें होंगी, पड़ेगा, जांच होगी। और इसमें जब मेंबर जाएंगे ना, हिंदू जी। मेंबर भी जाएंगे, महिलाएं जो होगी, जो सारे वर्ग के होंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी होता, बेमानी इन लोगों ने करी खुल के आएगी। अभी तो बहुत जांचें होंगी, तो शुरुआत हुई है साहब। राष्ट्रपति साहिबा के साइन होने दीजिए ना, जी। देखिएगा दूसरे दिन कैसे सबके समझ में आ जाएगा। जो इन्होंने ज्यादतियां करी है गरीबों पे, ज्यादतियां करी लोगों की जमीनों पर, हड़पी है, उसके बाद उसको आगे बेचा है, सब जी। बंद हो। और जो पुराने केसेस सब खोले जाएंगे। एक हमारे पुराने ट्रस्टी थे, उनके ऊपर 400 मुकदमे दर्ज हुए हैं, शिया वर्क बोर्ड के, लखनऊ के। तो यहाँ पे सबसे बड़े वर्क बोर्ड जो है वो शियों का है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के काफी है। तो उन पे 400, अब मुझे तो नहीं पता है, जो दर्ज है वो ऑफिशियल मैं आपसे बता रहा हूँ। और जी। क्योंकि मैं इन मामलों में ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे नजर रहती है कि हो क्या रहा है। मुझे अपने जाती मामले में मुझे तजुर्बे बोर्ड से अच्छे नहीं हुए, क्योंकि वहां पैसे मांगे गए। भाई कब्रें बेची जाती हैं पैसा दे करके, अच्छी जगह पे आपको कब्र लेनी है तो बेची जाएगी, वो रिकॉर्ड में थोड़ा ना आती। कहते हैं मेंटेनेंस कर रहे हैं कब्रिस्तान का या करबला की, है नहीं ऐसा। करते होंगे, वहां दान बहुत आता है, चैरिटी बहुत आती है। मैंने बोला नहीं, चैरिटी ये तो कुरान के अंदर है भाई, वक्फ नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो तरीका वही अडॉप्ट किया गया कि जी। साहब चैरिटी करिए, ये चैरिटी के लिए है, जो पैसे की आमदनी है वो चैरिटी होगी। वो तो हमने देखा नहीं, स्लम में रह रहे मुसलमान, मुसलमान गरीब पैदा हो रहा है, गरीबी जी रहा है, गरीबी मर जाता है, उसको तो सर छुपाने की जगह नहीं है, स्लम में रह रहा है। अब उसको दीजिए ना ट्रस्ट की जमीन, बनाया जाके ठीक से, एक एक ईंट लगाएगा, 2 साल में घर तो बन जाएगा उसका 400-500 फीट के ऊपर। क्यों नहीं दे देते हैं आप? कैप्टन साहब, ये कांग्रेस जो है बहुत ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, मुसलमानों के बहुत ख्याल रखा करती है पहले से ही। ये वक्फ बोर्ड का भी है मामला, आपने देखा 2012-13 में जो इनको सीमित अधिकार दिया गया 2013 में, ये उसके बाद तो ये पूरा अपना कोर्ट और न्यायपालिका का सब कुछ इसके सामने बेकार हो गया, ट्रिब्यूनल के सामने। सबसे 2013 में, जी, 2013 में इतनी सरकार कमजोर हो गई थी यूपीए की, मुसलमानों से इनको, मुसलमान खिसक चुका था, उनको खुश करने के लिए किया गया ये पावर बढ़ाई गई, जो टोटली गैर कानूनी है, उन्होंने जो लागू किया, उसको अधिकार इतने वक्त बोर्ड को दे दिए कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे फेल हो जाए। तो यह सरासर गलत किया था, मुसलमानों की वोट बैंक के लिए किया था, उसका खमियाजा खुद वो भुगत रहे हैं अपना। वो गलत था, उसको हटाया गया और ये बहुत अच्छा हुआ। वो हटना चाहिए, अमेंडमेंट के अंदर वो भी है, वो भी नहीं है, पावर नहीं थी इतनी, आपको पावर कहां से हो सकती आपकी पावर में। और वो जो 370 और 35 श्रीनगर कश्मीर में लगाई गई, जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी कि साहब उनका झंडा होगा, उनका संविधान होगा, है भारत के नागरिक, पासपोर्ट भारत का होगा, सिक्का भारत का, लेकिन वो एक राष्ट्र तरह चलेगा जम्मू कश्मीर। वो मूवी मुसलमानों की जिद थी, इनमें जिद बहुत है भाई। पहले वो शेख अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, जिन्होंने जाके जवाहरलाल नेहरू से, सबसे उस जमाने की लीडर से बहस करी, जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात मान ली, पैंती से लग गई। वो जाके बाबू राजेंद्र प्रसाद से रात को 11 बजे साइन ले ली जाकर के, वो जवाहरलाल नेहरू ने। वो समझ रहे आज का दौर वही है, वही कांग्रेस ने किया 13 में, कि पावर दिला दी उठा करके। उसी तरह की पावर जैसे जम्मू कश्मीर की पावर दी गई थी, उसी तरह ये वक्फ बोर्ड को पावर उतनी दे दी उन्होंने उठा करके कि उससे आगे कोई कोर्ट कचहरी है ही नहीं। जिस जमीन को कहते हैं हमारी तो हमारी, अब आप सफाई देते रहो सारी जिंदगी, उसका कागजात देते रहो, हार जाओगे आप। कैप्टन साहब, ये जो है गांधी परिवार इतना कांग्रेस के मतलब मुसलमानों की बहुत ख्याल रखती है, लेकिन अब इतनी देर तक बहस चली राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उस एक शब्द बोला नहीं, किसी ने कोई तर्क नहीं दी, बहस नहीं की, न राहुल गांधी न सोनिया गांधी। ये क्या कहेंगे, मतलब इस बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तो मुसलमानों का ख्याल इन्होंने कभी नहीं रखा, आपको गलतफहमी है। 1975 और 60 का जो दौर था, 65, 66, 68, उसे आ जाइए 70 का साल जो था, ये पंचर जोड़ता था मुसलमान, दरिया बीनता था मुसलमान, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, सब्जी बेचता था। इंदिरा गांधी 78 की बात है, ये भदोई के पास किसी शेख का उद्घाटन करने के लिए जा रही थी, लखनऊ एयरपोर्ट से भी यहाँ से हेलीकॉप्टर से गई थी, उनको बीच में कहीं और भी मीटिंग करनी थी। 78 की बात है, मैं उसका विटनेस हूँ, गवाह हूँ। उस जमाने में पायलट ट्रेनिंग कर रहा था लखनऊ एयरपोर्ट पे, हेलीकॉप्टर उतरा उस दिन, हम लोग फ्लाइंग बंद हो गई थी, तो क्या है प्राइम मिनिस्टर आ रही है, उनके जेट से आई थी, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से गई थी। मी-8 हेलीकॉप्टर था, अच्छे दिन से याद है, और उनका जो जेट आया था वो भी रशियन जेट था, TU-124। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बीइंग अ पायलट।
वो हेलीकॉप्टर से गई थी। वो दरियों में बिनने का एक शेड बनाया गया था, एक जगह बनाई गई थी। 10 से 12 साल के बच्चों को दरिया बनना सिखाया जाएगा, 400 बच्चों के पास। आप तो उनकी जिंदगी बिगाड़ रहे थे, पढ़ाई बजाय आप दरिया बनना उनको सिखवा रहे थे 10 से 12 साल के बच्चों को। आपने किताब देने बजाय उनको बुनकर को बुनकर बना दिया उसके बच्चे को। इनको मुसलमानों से कब हमदर्दी थी? खाली वोट बैंक के लिए उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। मुसलमानों का कोई उनका प्रोग्राम नहीं था। आप बताइए कहाँ प्रोग्राम था इनका? कोई के साथ मुसलमानों को फायदा हो? कभी नहीं। वही पंचर जोड़ते थे, जगह जगह जाके छोटे छोटे काम करते थे। कोई बैंक का लोन का या बैंक में इस तरह की दी गई है कि साहब इनको रोजगार करने की सहूलियत दी जाए, जो इस सरकार ने दी, कब दी है कांग्रेस? कभी नहीं दी। कोई इनको हमदर्दी नहीं। कैप्टन साहब अभी मुसलमान को गुमराह करते थे। बिल्कुल। तो ये 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, तलाक 3 तलाक खत्म हो गया, और इस तरह से सरकार ने बहुत 10 साल 12 साल 11 साल में अच्छा काम किया, देश हित में काम किया। ये जो वक्फ बोर्ड है संशोधन बिल, ये इसमें क्या कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मैं बताऊं तो इससे एक बात पर अंकुश लगने जा रहा, वो ये है, जो जगह जगह बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, बहुत से हैं इमाम बाड़े हैं, मस्जिदें हैं, इस्लामिक प्रॉपर्टी है जिन्होंने वक्फ कर रखी, जो तो कहते नहीं इसको ट्रस्ट बना दिया गया है। उसके मुतवल्ली होते हैं, उसको बैठ करके चेयरमैन अपॉइंट करता है। करोड़ों रुपए की डील होती है, लाखों रुपए की उसको उसका वक्फ का मुतवल्ली बनाने की। खाली उसमें अपॉइंट करा दो, बाकी तो कमाता रहेगा वो। करोड़ों रुपए दे के अपॉइंट होते हैं, उस पर अंकुश लग गया है। इनकी मनमानी थी वो रुक गई, और पुराने हिसाब लिए जाएंगे। बिल्कुल। ये लोग कब्रें बेची हैं, कब्र आपका जगह के हिसाब से कब्र का पैसा लेते हैं आप, और आप मेंटेनेंस कराने जाते हो। मैं अपनी मदर का, मेरी इतनी बहन की, दोनों तालकोटोरे करबला लखनऊ के अंदर दफन है, वहां की मेंटेनेंस लिए अभी हमने 2 साल पहले भेजा। लोगों को पत्थर नया लगना था, रोक लिया गेट के ऊपर तालकोटोरे, ईरानिया कह रहा हूँ, रोक लिया गया था। कहा था साहब मेंटेनेंस करना है, उसका हम चार्ज करेंगे 10,000 रुपए पर करबला का। मजदूर हमारे, सीमेंट हमारी है, लेकिन आप मेंटेनेंस करेंगे, उसका चार्ज करेंगे। अबे कब्र में मुर्दा है किसी फैमिली का, आप उससे पैसे चार्ज करोगे? इस पे अंकुश लगेगा। ये हमारे साथ हुआ है कि फोन चलने लगे, मैंने फोन किया, हमने कहा हरकत तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब हम अपनी माँ की कब्र की मेंटेनेंस करने आए, तुमको पैसे देंगे? ये हराम करा है, हराम किया है, और उसमें सब शामिल होते हैं। रोकना पड़ेगा, मौलानाओं को रोकना पड़ेगा जाकर के, तो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, सारे वक्फ बोर्ड के इन लोगों को सबको बताना पड़ेगा, इनमें दखल देना पड़ेगा जाके मौलानाओं की, क्योंकि मुसलमान जो है मौलाना की बहुत सुनता, चाहे किसी फिरके के हों, इनको करना पड़ेगा। आज जो हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है, इसमें इनको ढील दे दी थी। ये हमारे ही उलमा अकराम मौलाना ने ढील दी थी, उस पर सरकार ने अपने उसमें लाई, और देखिए उन्होंने निर्णय ले लिया। ये पहले कर लेना चाहिए था, ये हरकतें रोकनी चाहिए थी। आप बेच रहे हैं, उठाकर कब्रें बेच रहे हैं, कब्र मेंटेनेंस आ रहे तो आप पैसे मांग रहे हैं हमसे। तो वो क्या मैं यहाँ पे दर्ज करना चाहूंगा? सुनिए, मैं दर्ज करना चाहूंगा, आपके माध्यम से दर्ज करूंगा, करना चाहूंगा, जरूर करूंगा। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है, ना मुझे डर है किसी का, ऊपर वाले से मैं डरता हूं। सुनिए, जब हिंदू राष्ट्र शक्ति के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, भगवाधारी कब्रिस्तान गए, तालकटोरा करबला गए हैं, मैं नहीं था, मैं बाहर था। मेरे लोग थे, जब वो पहुंचे तो सारे भाग गए, मुतवल्ली भी भाग गया। ये भगवाधारी क्या करने के लिए आए? पहले कैप्टन साहब की माता जी की कब्र है, उनकी बहन की, साथ साथ में तीनों कब्रें। तब समझ में आ गया उनके, वो चाहते यही। जी बिल्कुल। अच्छा हुआ जो हुआ है, ये देर में हो, इसको पहले हो जाना चाहिए था, सब पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सब चीज का समय होता है, समय निर्धारित का समय था, हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम तो बड़े खुश हैं, गरीब लोगों को बड़ा फायदा होगा। मुस्लिम जो गरीब है, पसमंदा है, बिल्कुल झोपड़ पट्टी वाले, उनको फायदा होगा। और देखिए, यही सरकार स्कीम बना के देगी, इनको रहने की जगह दो, इनको शेल्टर दो, इसका सही इस्तेमाल करो, इसकी आमदनी बढ़ाओ, जो गरीबों को फायदा हो। अरे अस्पताल ही खोल लो, बच्चों को स्कूल खोल लो, उस पर फ्री में बच्चे पढ़ा लो, ये भी तो चैरिटी है। अस्पताल खोलो, ये भी चैरिटी है। नहीं है? नहीं किया लोगों ने। ये जो है, ये बहुत बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो भी ये बिल पास हो गया। तो इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या विपक्ष को नुकसान? देश की राजनीति पे क्या असर पड़ा, मैं बताऊं आपसे। मैं आपकी बीच में बात कर गई, क्वेश्चन मैंने समझ दिया। हुआ क्या है, मैं क्षमा चाहूंगा, ये मेरी लाइन है। बोलिए सर। जितनी भी प्रादेशिक पार्टियां हैं, जितनी भी प्रादेशिक पार्टियां हैं, चाहे वो केरला की हों, चाहे वो बंगाल की हों, उत्तर प्रदेश की हों, बिहार की, जितनी भी प्रांतीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां कहेंगे, हम राष्ट्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं किसी की,
इन पार्टियों में मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए बहुत गलत काम किया, इनको बढ़ावा दिया, सिमी को बढ़ावा दिया। अभी वो आई थी कौन सी है जो भी भारत सरकार ने बैन लगाया है, पीपुल्स फ्रंट क्या करके, उसको बढ़ावा दिया है। अपनी वोट बैंक की राजनीति में मुसलमान को खुश करने के लिए वो एक्सपोज हो गए। और ये जो कहा जाता है ना कि साहब वो वहां पर जब वोटिंग हो रही थी कल, तो उसमें 24 बल्कि कि 24 खाली सिर्फ मुस्लिम सांसद हैं, और जो इसके खिलाफ खड़े हुए थे इस अमेंडमेंट के, वो तो हिंदू थे। बिल्कुल। अब देखिए 228 में जो इनके अपोज किया है, कितने हुए अपोज मेरे ख्याल से, अब मुझे ऐसा फिगर याद नहीं, फिलहाल 24 मुसलमान है, बाकी तो हिंदू हैं। उन्होंने अपोज क्यों किया? वक्फ बोर्ड का इसलिए किया, वो उस पार्टी के हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए वोट बैंक ना खिसक जाए। इसमें राजनीतिक में उथल पुथल होगी बहुत ज्यादा। इस अमेंडमेंट बिल से उथल पुथल होने जा रही है, और प्रादेशिक पार्टियों का फेस ऑफ होगा, उनके चेहरे होंगे और दंगे होने जा रहे हैं। तो सर अभी बिहार में चुनाव भी है अगले 5-6 महीने में कैप्टन साहब, और वहां पे काफी असर देखा जा रहा है, और जेडीयू ने सपोर्ट किया बिल का। सीधी सी बात है, एनडीए का वो सहयोगी पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी। तो अभी चुनाव पे बहुत असर पड़ सकता है, और देखा जा रहा है कि जेडीयू के बहुत सारे मुस्लिम नेता जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बिहार के में क्या राजनीति पे खास तौर पे क्या असर पड़ेगा? एकदम जल्दी में चुनाव है उस पे सर। देखिए चुनाव पे असर तो पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन ये जो नेता जो जितनी आसानी से रिजाइन करके जाते हैं, उसी आसानी से वो लौट भी आते हैं। दिखने में थोड़ा ही समय लगता है इनको। अगर नखरे नहीं दिखाएंगे तो उनका कौन उठाएगा, गोद मिलेगा, उनका भाव कौन बढ़ाएगा? बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, बुरी लग रही होगी सुनने वालों को, लेकिन ऐसे ही है। नखरे हैं, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, लौट आएंगे, फिर इलेक्शन में लड़ेंगे। इनको टिकट नहीं मिलेगी, इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? राजनीति में उथल पुथल इतना नहीं होना है। मुसलमान, मैं कह रहा हूं ना, मुसलमान तो जैसे एनडीए है, एनडीए की पार्टी है, वहां पे नीतीश कुमार जी हैं, और उनका आपको लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा ना? भाई कुछ नहीं, मौलाना को बुलाएंगे, बैठा लेंगे, मौलाना जब गुफ्तगू होगी, बोला जाके देंगे, कहीं समझाएंगे भी ठीक है आप वोट दीजिए दीजिए। क्यों? मुसलमान तो मौलाना की बात मानता है, और मौलाना बिक जाता है। मैं खुल क्या कह रहा हूँ, जाके मेरे खिलाफ मुकदमा करे। कैप्टन साहब, ये जो है बिहार में नीतीश कुमार बहुत सधे हुए मचे हुए खिलाड़ी हैं। लोगों को लगता है कि अभी निकल नहीं पाएंगे, लेकिन हर बार वो निकल करके बाहर आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन्होंने मेरे हिसाब से जो है चाल है, मतलब बहुत बड़ा खेल है कि 18% जो है बिहार में मुसलमान वोट बैंक है, मतदाता है। उनमें 73% जो है पसमानदा है। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस तरह का राजनीतिक सपोर्ट किया। क्या कहना चाहिए? देखिए मैं वहां के बारे में इससे कुछ बता नहीं पाऊंगा ठीक से, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है बिल्कुल अलग है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। और वहां भी मुसलमान जो है नेता के पीछे खड़ा रहता है, बड़ा कमजोर है वहां का मुसलमान। यहाँ का तो मुसलमान तो भी दम रखता है, अगर देखा है उत्तर प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, लेकिन यूपी का, बिहार का जो मुसलमान है वो बिल्कुल तबाह हाल है। वो अपने नेता की शक्ल देखा करता है। वहां तो बड़े बड़े माफिया को अपने नेता बनाया था, भूल जाता कि हमारा क्या होगा, वो उसकी परवाही नहीं करता है। तो वो बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन नीतीश कुमार जी हारेंगे, वो मुसलमानों को वोट कास्ट करेगा। आप देखिए इसका नतीजे अच्छे आएंगे। जब वही पसमंदा समाज को जब फायदा होना शुरू हो जाएगा इसी अमेंडमेंट से, तो नीतीश कुमार को फिर लाएगा। आप देखिए तो बिहार में भाजपा को कितना फायदा होगा सर? ये अभी 5-6 महीने जो अगला चुनाव होने जा रहा है, इस पे खास नजर है लोगों की, ये चर्चा की बात है, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ, उसका असर बिहार के चुनाव पे पड़ेगा। तो बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्योंकि हर पार्टी अपना फायदा देखती है, बाद में दूसरे का घर अपना संभालो, बाद में दूसरे का घर संभालने की बात होती है। बिहार में पूरा फायदा होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, बिहार में पूरा फायदा होगा। क्योंकि जो नीतीश कुमार, देखिए एक तो हमारी गठबंधन है, एनडीए के अंदर आते हैं हमारे जेडीयू है, उस जो वोट बैंक उनके पास से जो मुस्लिम उनको वोट देता है चला आ रहा है, बहुत सा मुसलमान जो मैंने अपने यहाँ यूपी में भी देखा है, वो बीजेपी में जुड़ने लगा है। आप मैंने एक कार्यक्रम में गया था, संगठित मोर्चा के
बीजेपी के, काफी मुसलमान था। मैं हैरान था देख करके, आने लगा, पढ़ा लिखा मुसलमान हो गया। अब स्टूडेंट पढ़ने लगे हैं, मुस्लिम स्टूडेंट जो है पढ़ने लगे कि राजनीति को समझने लगे हैं कि कौन सी पार्टी हमारे हक में है, कौन सी पार्टी हमको इस्तेमाल कर। उनको समझ में आ गया कि हम वोट तो बीजेपी को नहीं देते हैं, लेकिन इनके जितने प्रोग्राम आए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए, कोई भी जितने भी प्रोग्राम आप देख लीजिए, ये लड़के लड़कियां, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट सब समझने लगे कि दूसरी पार्टियों ने हमको इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन असली प्रोग्राम ये लेकर आए जिसका हमको फायदा हो रहा है, मुसलमान को फायदा हो रहा है। ये अभी नजर आ रहा है। आप किसी से बात करके देखिए, आपको, आप यूं ही चले आइए, लखनऊ में तो बहुत देखते हैं और दिल्ली में देखते हैं, मॉल के अंदर मुस्लिम लड़का है, उससे बात करके देखिए कि आपको काम कौन खड़ा करने था, मोदी जी कर रहे, क्यों करेगा? हमारे अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम लाए हैं। देखिए, मैं अब ठीक ठाक से पढ़ करके नौकरी कर रहा हूँ, नौकरियां पहले नौकरी कहाँ मिलती। बिल्कुल। अब पहले रिकॉर्ड देखिए, मैं बोल तो रहा था, पंचर जोड़ा जाता है, दरिया बनाई जाती है। अब बड़ा बदलाव आ गया है, मुसलमानों के घर को छतें पक्की हो गई, लिंटर पड़ गए, पहले कच्चे मकान हो रहे थे भाई, आंखों से देखी बात है। ये मैंने, ये ट्रांसफॉर्मेशन होते मैंने देखा, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, मैंने देखा 70 से लेकर के अभी तक के सब देखा, 70 की भी देखी, 80 की देखी, 90, अब 2000 चल रहा। तो ये हमने जो युग देखा है तो अच्छे से देखा है, भारत का डेवलपमेंट होता है अच्छे से देखा, और अभी का भी समय हमने 2014 के बाद से देखा है कि क्या हो गया। तो कैप्टन साहब, आप कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं, हर बार जब भी बात होती कहते हैं आप कि ये मदरसों में पढ़ाई लिखाई का सुधार करना बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत लगता है जरूरी। कि ये मुल्ला मौलवी जो है, जिनको नहीं, मैं कह, किस तरह से मैं पढ़ाई कहता करनी हूँ, है बच्चों को, वो मुझे ज्यादा आप, आइडिया नहीं है, आपको ज्यादा मालूम होगा। इसमें सुधार मैं हो जाए कहता हूँ तो मदरसे में पढ़ाइए, जी। मैं कहता हूँ मदरसे में पढ़ाइए, प्रिंसिपल आप मौलाना रखिए, लेकिन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको उसे लागू करना होगा। बच्चा क्लास कक्षा 1 से पढ़ेगा, 10 तक के कम से कम हमारी शिक्षा के उसे अधीन रहेगा। उसके अंदर आप अपने क्लासेस लगाइए अरबी के, अरबी, बिल्कुल। उर्दू, कुरान जो उसके हैं उसे लगाइए। साथ में एजुकेशन भी होनी चाहिए भारत की, उसको हिंदी बहुत आनी चाहिए। 10वीं तक के कंपलसरी होगा तभी चलेगा। मदरसा बोर्ड करे, जो भी करे, 10वीं तक के तो उसको बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जाके वो अरबी में दबीरे माहिर, दबीरे कामिल करे, इंटर भी है। लेकिन 10वीं तक के उसको हाई स्कूल करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो लागू करनी पड़ेगी हर मदरसे के अंदर। जी। मदरसा ही चलाओ, हमें कोई एतराज नहीं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन सिकंदर बहुत बहुत रिजवी साहब। धन्यवाद मैं आपका भी। दिल्ली से हम बात कर रहे थे, और हिंदू राष्ट्र शक्ति के फाउंडर हैं, साथ ही इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत अद्भुत। और जैसे आपने बातचीत में सुनी, बात की, ये जो है वक्फ संशोधन बिल का पास होना बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और ये मुसलमानों के हित में है, देश के हित में है, और इतिहास बदलने जा रहा है। राजनीति भी में भी काफी असर पड़ेगा, बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।